श्रीमान कुर्ज की फुटबॉल गेंदें। यह एक इटालियन कहानी है। इसकी कहानीकार हैं मिशेल मारी। अमेरिका की साप्ताहिक पत्रिका द न्यूयॉर्कर के 22 मई 2023 के अंक में द सॉकर बोल्स ऑफ मिस्टर कुर्ज नाम से प्रकाशित क्वार्टो डी मील के बोर्डिंग स्कूल के दुख भरे जीवन में ब्रैगोंजी के लिए केवल एक सुखद चीज़ थी, फुटबॉल मैच। लेकिन उसमें भी एक बाधा थी जिसका एहसास उसे पहले ही मैच के दौरान हो गया। उसने देखा कि पुराने मजे हुए खिलाड़ियों की रफ्तार भी गेंद पाते ही कम होने लगती। उनकी मांसपेशियां जैसे किसी दैवीय शक्ति के प्रकोप के असर से अकड़ने लग जाती। उनकी आक्रामकता क्षीण होने लगती और वे इतना स्लोली किक मारते कि गोलकीपर गेंद को बड़ी आसानी से लपक लेता। दूसरे दिन भी वह मन मसोस कर खेलता रहा, लेकिन तीसरे दिन मौका मिलते ही उसने एक ज़ोरदार किक लगाई और गेंद स्कूल के मैदान की चारदीवारी के बहुत ऊपर चली गई। यह देखकर सबकी सांसें टंगी की टंगी रह गईं और सारे बच्चे एक साथ अपना माथा पीटकर चिल्ला उठे, आह! उससे गेंद वापस स्कूल के मैदान में ही आकर गिरी। फिर भी बच्चे खुश होने की बजाय ब्रैगोंजी को बुरी तरह झिड़कने लगे। तो जब वह पाल्टुनियरी के साथ स्नैक्स लेने अंदर गया तो उससे रहा ना गया और वह उससे पूछे ही बैठा, आखिर मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया कि सभी लोग मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। तब पाल्टुनियरी ने उसे बताया कि स्कूल चारदीवारी के उस पार कुर्ज नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता है। वैसे हम में से किसी ने उसे देखा नहीं है, लेकिन वह इस बोर्डिंग स्कूल के बच्चों से इतनी नफ़रत करता है कि जो भी गेंद स्कूल की चारदीवारी के उस पार चली जाती है वह उसे उठाकर अपने पास रख लेता है और कभी वापस नहीं करता है। यह तो खैर मनाओ कि गेंद वापस आ गई, वरना उसे पाने का कोई चारा ना था। शुरू में एक बार स्कूल की कोई मैडम गई थी गेंद मांगने उसके पास। जब वह उससे गेंद वापस देने के लिए बोली तो उसने साफ साफ मना कर दिया। स्कूल की मैडम नचड़ी होती ही है। वह बैरंग लौट कर आ गई और बच्चों के ऊपर ही बिफर पड़ी। मुझे यह बात एक दिन मार्सियोलेनी ने बताई थी। अगर बच्चे खुद मिस्टर कुर्ज के यहाँ जाते और उससे गेंद वापस करने के लिए कहते तो शायद बात बन भी जाती। मिस्टर कुर्ज उन्हें गेंद देने से एकदम से मना कर देता या पहले डांटता फटकारता और अंत में सारी गेंदें जो उसने काफ़ी दिनों से बटुक कर रखी हुई थी उन्हें लौटा दिया होता। लेकिन ऐसा कुछ ना हो सका, क्योंकि बच्चों को स्कूल के बाहर जाने की सख्त मनाही थी और स्कूल की किसी मैडम को क्या गरज पड़ी थी कि वह बच्चों की गेंद के लिए किसी बूढ़े के पास जाकर गिड़गिड़ाएं और मिन्नतें करें। वैसे मैडम लोगों की अपनी भी एक मर्यादा है। वे क्यों किसी बूढ़े के मुंह लगने जाएं और बिला ओजा जलील हों। दूसरी बात, एक तरह से उनको बच्चे ही गलत लगते थे और मिस्टर कुर्ज सही। फिर तो कोई कभी नहीं गया उसके पास गेंद मांगने। अतः मिस्टर कुर्ज अपनी मनमानी करने के लिए स्वतंत्र है। जो भी गेंद चारदीवारी के उस पार चली जाती है मानो उसकी हो जाती है। इसलिए हम बहुत संभल कर खेलते हैं। स्कूल में अगर ढेर सारी गेंदें होती तो परेशान होने की कोई बात न थी। एक खो जाती तो बच्चे दूसरी ले लेते, लेकिन ऐसा है नहीं। इतनी अफराद गेंदें भी नहीं हैं और खो जाने पर आसानी से दूसरी मिल भी नहीं पाती हैं कि खेल बिना रुके चलता रह सके। वैसे किसी बच्चे में इतनी हिम्मत कहाँ कि गेंद खो जाने पर जाकर मैडम से कहे कि गेंद गुम हो गई, अब हमें एक दूसरी गेंद चाहिए। क्योंकि वह तो गेंद देने दिलाने की बजाय दुनिया भर की बातें सुनाने लगती हैं। कितना तो मना किया जाता है, लेकिन जब मानो तब ना। गई एक और गेंद, और जोर की किक मारो जाकर। अब मुँह लटकाए यहाँ क्यों आए हो। स्कूल की गेंद खो जाने के बावजूद अगर बच्चे आगे खेलना चाहें तो उनके पास बस एक ही रास्ता होता है कि वे अपने घर से गेंद लाकर खेलें। ऐसे में घर से भारी भरकम सूटकेस लेकर आने वाले न्यू एडमिशन पाए बच्चों की ओर लड़के बड़ी
आशा भरी निगाहों से देखते थे कि हो न हो वो अपने साथ फुटबॉल की गेंद लेकर आया हो। वे सब उसकी इतनी मस्का पालिश करने लगते कि वह न्यू कमर भी सोचने लग जाता कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अगर वह गेंद लाया भी रहता तो उसे छिपा कर रख देता। तब लड़के उसे बहुत से प्रलोभन देकर उसकी गेंद लेना चाहते, तरह तरह से उसकी खुशामद करते, लेकिन कोई भी बच्चा हो वह अपने खेल का सामान दूसरे को इतनी आसानी से नहीं देता है। लड़कों की हरकतें देखकर वह न्यू कमर अपनी गेंद की रखवाली बड़ी मुस्तैदी से करने लगता। लड़कों को तो किसी न किसी तरीके से गेंद चाहिए होती। सीधी उंगली घी निकलते ना देख वे उंगली टेढ़ी करने पर उतार आते। वे उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाते तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता। तब कोई मैडम दौड़ती हुई वहाँ आ जाती। कुछ समझे? अगर गेंद देने के लिए हम उसे किसी तरह राज़ी भी कर ले जाते तो उसे गेंद के बदले ढेर सारा गिफ्ट्स, कार्स और कॉमिक्स देने के साथ वह यह वादा भी करना पड़ता कि उसे अपने साथ हम खेलने देंगे, जबकि हमें यह अच्छी तरह से पता होता है कि अभी वह इतना बच्चा है कि उसे फुटबॉल के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। इससे क्या, काम पड़ने पर गधे को भी बाप कहना पड़ता है। कुछ समझे कि नहीं? खैर, जब किसी तरह से गेंद हमारे हाथ में आ जाती है तो मैच फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन जल्दी ही कोई बेवकूफ़ जोर की किक लगाकर गेंद को बाउंड्री वाल के उस पार पहुंचा देता है और हमारे सारे किए धरे पर पानी फिर जाता है। हमारे गार्जियन जब कभी हमसे मिलने के लिए आते हैं और हमें घुमाने के लिए जिनेवा लेकर जाते हैं तो भी हम गेंद नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि उस दिन संडे होता है और संडे को तो सारी दुकानें बंद रहती हैं। समझे बुद्धू? आज किक लगाकर तूने जिस गेंद को बाउंड्री वाल के ऊपर आसमान में भेजा था वह रेंडजो की थी। उसने अपने पापा से 1 महीने पहले कहा था कि जब वे उससे मिलने आएँ तो उसके लिए कुछ लाएं, चाहे नहीं पर एक गेंद ज़रूर लेकर आएँ, जबकि उसके पापा उससे मिलने साल में सिर्फ 2 मरतबा आते हैं। कुछ समझे बुद्धू? अब तक ब्रगवंजी की समझ में कुछ आ चुका था। उसकी समझ में यह बात भी आ चुकी थी कि उसके स्कूल की 2 टीमों के बीच जो फुटबॉल मैच होता है वह सिर्फ नाम के लिए होता है, जबकि असली खेल उनके और अपने अहाते में चुपचाप बैठे उस खूंसट बुढ़े के बीच हो रहा होता है, जो बाउंड्री वाल के उस पार हमेशा कोई न कोई गेंद आने का इंतज़ार करता रहता है। ब्रगवंजी के लिए संतोष की बात यह थी कि अब वह विनीज की टीम में अस्थायी रूप से खेलने के लिए चुन लिया गया था। सैनियोसी सर ने सारे बच्चों को 2 ग्रुप में बांट दिया। एक ग्रुप ऐसे बच्चों के बना दिए जो कुछ चैम्पियन टाइप के थे और दूसरा ग्रुप ऐसे बच्चों के बनाए जो कुछ स्लो किक मारा करते थे, यानी कम आक्रामक थे। उनके हुनर के ही अनुरूप क्रमशः उन्हें नाम दे दिया गया, चैम्प्स और विनीज। इसके बाद उन्होंने एक और प्लान बनाई कि चैम्प्स अपना गोल पोस्ट उस दीवार को मानेंगे जो कुर्ज के अहाते की तरफ है और विनीज अपने गोल हॉस्टल वाली दीवार की ओर करेंगे। और इसके साथ उन्होंने यह भी नियम बना दिया कि टीमें कभी भी अपना साइड नहीं बदलेंगी, यानी चैम्प्स हमेशा अपना गोल कुर्ज की तरफ वाली दीवार की ओर ही करते रहेंगे और विनीज हॉस्टल वाली दीवार की ओर। ऐसा करने के पीछे सैनियोसी सर की सोच यह थी कि गेंद गुम हो जाने के डर से चैम्प्स उतनी आक्रामकता से किक नहीं मारेंगे और गेंद कभी कुर्ज के अहाते में जाएगी ही नहीं, जिससे मैच बगैर रुके हमेशा चलता रहेगा। इससे मैच में एक रूपता तो आएगी और लगे हाथ कुर्ज की समस्या भी खत्म हो जाएगी। महीनों तक इसी हिसाब से सब कुछ ठीक चला लगा। सैनियोसी सर की प्लान वाकई काम कर गई। बहुत दिनों से कोई भी गेंद कुर्ज की शिकार नहीं बनी। अब गेंद खो जाने से कभी मैच भी बंद नहीं होता था, इसलिए बच्चे बहुत खुश थे। लेकिन एक सिरफिरे की वजह से सब कुछ फिर गड़बड़ हो गया। हुआ यूं
कि गेंद गुम हो जाने की वजह से कुछ दिनों तक मैच एकदम ठप हो गया। बच्चे मन मारे यहाँ वहाँ पड़े पड़े बोर हो रहे थे। उसी दौरान एक संडे के दिन टैबिडिनी के पापा आए और उसे घुमाने के लिए जिनेवा ले गए। रास्ते भर जाते समय वह बहुत खुश था कि वह शहर में खूब घूमे फिरेगा और वहाँ बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होंगी। वह कहीं से एक अच्छी सी गेंद खरीद लेगा। लेकिन शहर पहुंचकर जब वह देखा कि दुकानों के शटर डाउन हैं तो उसका मुंह एकदम से लटक गया। उसे उदास देखकर उसके पापा ने पूछा, कहो क्या बात है, क्यों तुम्हारा मुंह लटका हुआ है? फिर जो कुछ टैबिडिनी ने कहा उसे सुनकर वे ठठाकर हंस पड़े। कुछ देर यूं ही हंसते रहे और फिर उसका हाथ पकड़कर बिना कुछ बोले वाले नज़दीक के एक पार्क में लेकर चले गए, जहां कई एक झुंड में बच्चे फुटबॉल मैच खेल रहे थे। बोलो, इनमें से कौन सी लोगी? उन्होंने पार्क के चारों ओर अपना हाथ घुमाते हुए टैबिडिनी से पूछा। उन्होंने जो पूछा वह उसकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया, लेकिन कुछ देर बाद वह थूक निकलकर संदेहास्पद भाषा में बोला, इनमें से आपका कौन सी का क्या मतलब है? जो मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ उतना बताओ कि यहाँ जो भी गेंदें हैं उनमें से कोई ना कोई तो तुम्हें पसंद होगी ही कि नहीं? टैबिडिनी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वहाँ बच्चे जिन गेंदों से खेल रहे थे उनमें से एक भी ढंग की नहीं थी। किसी में हवा कम थी, कोई बेडील डौल की थी, कोई बहुत चटक रंग की, तो कोई एकदम फीकी सी। फिर भी बच्चे उनसे खेलते हुए बहुत खुश लग रहे थे। टैबिडिनी अपनी जगह खड़े खड़े उन्हें अनमना सा देख रहा था। तभी उसकी नज़र फव्वारे के उस पार जाकर कुछ देर के लिए अटक गई। वहाँ सचमुच फुटबॉल का कोई फाइनल मैच हो रहा था। उनकी गेंद गजब की थी, एकदम गोल, उसमें हवा भी ठसाठस एकदम टाइट थी। वो अपने आप आसमान में उड़ती चली जाती थी जैसे कि उसके पंख लगे हों। वहाँ से बाईं तरफ टैबिडिनी ने देखा कि मैदान में जहाँ एक भी घास नहीं थी और जहाँ धूल का अंबार लगा हुआ था, वहाँ लंबे दुबले पतले 6 युवक एक गेंद को यूं ही उछाल रहे थे। उनके पैरों में लोफर जूते की एक ब्रांड के जूते थे। उन्होंने घुटने तक मोजे पहन रखे थे। उनके चलने पर उनके पैरों के ज़मीन पर घिसटने की आवाज़ आती थी। वे सभी धूल से सने थे और उनकी गेंदें भी। और उनकी गेंद भी। टैबिडिनी कुछ पल उधर ही नज़र गड़ाए रहा ताकि गेंद धूल की बाउंडर से बाहर निकले और वह उसे साफ साफ देख सके। लेकिन जब उसे गेंद दिखी तो वह निराश हो गया, क्योंकि वह एक पुराने ज़माने की चमड़े की गेंद थी जिसे स्टिच करके बनाया गया था। ऐसी गेंदें कब की चलन से बाहर हो चुकी थीं। इनकी गेंद इन्हें मुबारक, अपने मन में कहता हुआ टैबिडिनी वहाँ से चल पड़ा। फील्ड में थोड़ी दूर पर दूसरी तरफ एक दूसरा ग्रुप फुटबॉल खेल रहा था। उसने अपने पापा से उनके पास जाने की परमिशन मांगी। वह वहाँ जाकर देखता क्या है कि कई एक पिता और उनकी पुत्रियाँ फुटबॉल खेल रहे हैं और उनकी गेंद बहुत हल्की फुल्की है, जैसे कि चिड़ियों के पंख से बनाई गई हो। टैबिडिनी निराश होकर वहाँ से भी अपने पापा के पास लौट आया। हाँ, तो बताओ क्या सोचा तुमने? उसके पापा ने पूछा। टैबिडिनी अपनी चॉइस बताने ही जा रहा था कि वहाँ तत्काल पहुँची 4 कारों ने उसका ध्यान भंग कर दिया। उसके बाद 2 और कारें वहाँ आ पहुँची। उनमें से 20-22 साल के नवयुवक बाहर निकले। वे सब ब्रांडेड ट्रैक सूट पहन रखे थे और उन सब के पास जिम बैग और डफल बैग थे। कार से नीचे उतरते ही उनमें एक से एक अपने पैरों के पीछे उभर आई नसों को सहलाने लगा। फिर अपना डफल बैग खोलकर उसमें से एक प्लास्टिक बैग बाहर निकाला, जिसमें से एक बिल्कुल नई चमचमाती हुई फुटबॉल गेंद निकाल कर नीचे ज़मीन पर रख दिया। वह गेंद एकदम टाइट और गोल थी। वैसी गेंद टैबिडिनी ने अभी तक के अपने जीवन में नहीं देखी थी।
वह इतना उत्साहित हो गया कि वह अपने पापा के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और उस युवक की तरफ दौड़ पड़ा। वह नवयुवक अपना बैग बंद करने लगा था कि टैबिनी उसके पास पहुंच गया और कुछ बोलने ही जा रहा था कि ठहर गया। उसने देखा कि गेंद पर लिखा हुआ था वर्ल्ड कप। उसके हृदय की धड़कनें तेज हो गईं। उसने उसके नीचे पढ़ा ऑफिशियल सॉकर बॉल, पेटेंटेड, लाइसेंस्ड, और उसके नीचे थी सिग्नेचर जॉर्ज बेस्ट। जॉर्ज बेस्ट अपने ज़माने के महानतम फुटबॉल खिलाड़ी थे। यह सब देखकर टैबिनी की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने अपने स्कूल में एक बार ऐसी ही एक फुटबॉल गेंद देखी थी जिस पर टोटन्नो जूलियानो की सिग्नेचर थी। टैबिनी महान इटालियन फुटबॉल खिलाड़ी अंटोनियो जूलियानो के नाम का गलत उच्चारण करते हुए टोटन्नो जूलियानो कहता है। उस गेंद पर अंटोनियो जूलियानो की तस्वीर भी थी। उसे नेपल्स से पेशेवर इटालियन फुटबॉलर विसेंजो फियोरिलो ने लाया था। दुर्भाग्यवश वह एक दिन कुर्ज के हाथ लग गई। लेकिन इस गेंद की तो बात ही कुछ और है। टैबिनी कुछ कह पाता कि उसके पहले ही उस नवयुवक ने अपने साथियों को आवाज़ लगाकर गेंद उनकी तरफ उछाल दी। तब वह निराश होकर अपने पापा के पास वापस आ गया, जो अपनी जगह पर ही इधर उधर टहलने लगे थे। मिस्टर टैबिनी अपने बेटे का मिजाज पढ़कर उसकी मंशा अच्छी तरह समझ गए, इसलिए बगैर एक शब्द कहे वे उसे वहीं छोड़कर धीरे धीरे उन नवयुवकों की तरफ चल पड़े और फील्ड के गेट तक जाते जाते वे उनके पास पहुंच गए। टैबिनी अपनी जगह खड़े खड़े देख रहा था कि उसके पापा उन्हें रोककर बात करने लगे। वे एक ओर खड़े थे और नवयुवक उनके सामने अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े थे। उन्होंने अपने अपने बैग नीचे ज़मीन पर रख दिए थे। कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने गेंद उसके पापा के हाथ में दे दी। यह देखकर टैबिनी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लगा कि जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। उसके पापा गेंद अपने हाथों में लेकर बड़े गर्व से वापस आ रहे थे, जैसे कि उन्हें कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। बोर्डिंग स्कूल में उस रात सारे बच्चों ने टैबिनी का एक हीरो की तरह स्वागत किया, जैसे कि वह कोई जंग जीत कर लौटा हो। उसके बाद सबने बारी बारी से गेंद को अपने हाथों से छू कर देखा। रात भर बिस्तर में सबके दिलो दिमाग पर जॉर्ज बेस्ट कुछ इस कदर छाए रहे कि किसी ने एक पल भी कुर्ज के बारे में नहीं सोचा। लेकिन ब्रैगोंजी बड़ा दुखी था, क्योंकि वह गेंद को स्पर्श नहीं कर पाया था। अगले दिन मैच शुरू हुआ और कुछ देर बहुत अच्छे से चला भी। सभी बच्चे बड़े खुश थे। कुछ देर बाद चैम्प्स टीम के किसी खिलाड़ी ने गेंद को ऊपर उठा दिया। काफ़ी ऊपर जाकर वह सीधे नीचे की ओर आ रही थी कि तभी ना जाने कहाँ से फील्ड में लैमोर्सिया आविर्भूत हुआ। उसकी नज़र गेंद पर जम चुकी है, यह ब्रैगोंजी ने देखा, किंतु वह उसे मना कर पाता कि उसके पहले ही उसने ओली शॉट लगाकर गेंद को बाउंड्री वाल के उस पार कुर्ज के अहाते में पहुंचा चुका था। इसके लिए लैमोर्सिया को किसी ने कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि नुकसान तो सबके दिलों में दफन हो चुका था। उसकी वजह से लैमोर्सिया उस दिन से फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा और न ही आइंदा कभी फुटबॉल खेलने की इच्छा व्यक्त की। वह फील्ड के बिल्कुल किनारे चुपचाप बैठा रहता, जैसे कोई पेंशनर खाली बैठे बैठे धूप सेंक रहा हो। जब कभी गेंद बाई चांस उसके पास चली भी जाती तो वह उसे हाथों से उठा लेता, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उसे किक लगा दे। हाथ से उठाकर वह वहीं से गेंद फेंकता भी नहीं, बल्कि अपने सीने से लगाए लगाए वह फील्ड के मध्य में जाकर उसे धीरे से रख देता था। तब से 6 महीने गुजर गए। इस दौरान दर्जन भर और गेंदें कुर्ज की भेंट चढ़ गईं। गेंद गुम होकर बच्चों के दिल दुखा जाती। आए दिन गेंद गुम होती रहती। इससे बचने का एक नायाब किंतु हास्यास्पद तरीका उन्होंने निकाला।
गेंद को वे किसी बड़े चिथड़े से लपेट देते जो गेंद के साथ एक लंबी पूंछ की तरह लटकता रहता था। इससे हुआ यह कि गेंद की स्पीड बढ़ गई और वह दूर नहीं जा पाती थी, किंतु चिथड़ा लपेट देने से गेंद नहीं बल्कि गेंद का नमूना बन रह जाती थी। इस तरीके से खेलने से फ़ायदा यह हुआ कि वे एक ही गेंद से करीब 4 महीने खेलते रहे। फिर एक दिन ब्रैगंजी को न जाने क्या सूझा कि वह फील्ड के मध्य में जाकर खड़ा हो गया और जब गेंद उसके पास आई तो उसने उसे हाथों से पकड़ लिया। मेरे साथियों और अजीज मित्रों, अगर वह कोई लीडर होता तो कुछ इसी तरह से भाषण देना शुरू करता। एक चिथड़े के पीछे पीछे 4 महीने से तुम सब भाग रहे हो, उसके ऊपर अपनी नज़रें इस कदर टिकाए हुए रहते हो जैसे कि आईने में अपना चेहरा देख रहे हो। ज़रा 1 मिनट रुक कर विचार करो कि हम क्या हैं और क्या बन गए हैं। टम्बरस, फोगली, मोरा, पासकुट्टी, बॉबी शार्लिन, चाइनेसिन्हो, डेल सोल जैसे महानतम फुटबॉल खिलाड़ी यहीं पर खेलकर इतने महान बने हैं। भला बताओ वे हमें देखकर क्या सोचते होंगे। अगर अब भी हमारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ बची है और कुछ करने से हम हिचकिचा रहे हैं तो इस तरह के अपमान पर हमें डूब मरना चाहिए। वह तो बच्चा था, उसके पास न इतने शब्द थे और न ही वह इस तरह भाषण ही दे सकता था। वह गेंद अपने हाथों में लिए फील्ड में चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं। उसकी भावनाओं को सबने पढ़ लिया और सबके खून खौल उठे। हमारी इतनी सारी गेंदें कहाँ गईं, हमें उनका पता करना चाहिए। सबने एक स्वर से कहा, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। किंतु कुछ करने के लिए पहली लड़ाई उन्हें अपने स्कूल के अंदर ही लड़नी थी, वार्डन मैम से। फिर दूसरी बात दुविधा इसकी भी थी कि 4 दीवारी के उस पार जाने पर कुछ हाथ आएगा भी या नहीं, लेकिन निर्णय को सबने एक मिशन के तौर पर लिया। दुविधा युक्त ऐसी व्याकुलता के क्षण में हरेक बच्चा अपने आप को पेश करके देखने लगा कि वह मिशन को पूरा कर पाएगा या नहीं। तब अंत में सबकी एक राय से मिशन को कामयाब बनाने की जिम्मेवारी ब्रैगंजी के सुपुर्द की गई। उसकी मदद के लिए 2 और लोगों की ज़रूरत थी जिनके नाम लॉटरी सिस्टम से तय किए गए। इस तरह टैबिडिनी और सियरोनी को उसके साथ जाना पड़ेगा, यह तय हुआ। रात में 2 बजे ब्रैगंजी अपने बिस्तर से बाहर निकला। वह धीरे धीरे चलता हुआ वार्डन के कमरे तक पहुंचा और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैम हड़बड़ाकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। उनका चेहरा अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ था और बाल जैसे तैसे अस्त व्यस्त बिखरे थे। उनको देखते ही वह चिल्लाकर बोला, मैम जल्दी चलिए, टैबिडिनी की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई है। मैम ने साल भी नहीं ओढ़ी और जैसे तैसे दरवाज़ा खुला छोड़कर टैबिडिनी के रूम की तरफ भागी। मौका पाकर ब्रैगंजी उनके कमरे में घुसकर सारी चीज़ें उलट पुलट कर ढूंढने लगा, जिसे वह पागलों की तरह ढूंढ रहा था। जल्दी ही चाबियों का वह गुच्छा उसके हाथ लग गया। उसे बाथरूम में एक जगह छिपाकर वह जल्दी से छात्रावास की ओर गया ताकि टैबिडिनी को बता सके कि काम हो गया। तकरीबन 1 घंटे बाद जब फिर से चारों तरफ शांति पसर गई तो ब्रैगंजी और सियरोनी कपड़े पहनकर चोरों की तरह धीरे धीरे बाथरूम की ओर चले। चाबियों का गुच्छा हाथ में लिए वे जैसे बोर्डिंग स्कूल के मालिक हो गए थे। सबसे पहले उन्होंने वॉचमैन का दरवाज़ा खोला और वहां से एक टार्च तथा कई प्रकार के स्क्रूड्राइवर लिए। उसके बाद 2 और गेट खोलकर वे फील्ड में दाखिल हो गए। तब उन्हें लगा जैसे कुर्ज ने उन्हें देख लिया हो, लेकिन यह उनका सिर्फ वहम था। वहाँ से और आगे जाकर उन्होंने स्कूल के माली के कमरे का दरवाज़ा खोला। वहाँ से उन्होंने एक लंबी सीढ़ी ली। सीढ़ी लगाकर ब्रैगंजी 4 दीवारी के ऊपर चढ़ गया। अब उसी सीढ़ी के सहारे ही उसे कुर्ज के अहाते में उतरना था। नीचे से सियरोनी ने सीढ़ी को उठाया
और ब्रैगुंजी उसे ऊपर खींचकर दीवार के उस तरफ लगा दिया। फिर वह धीरे से नीचे उतर गया। कुर्ज के अहाते में अंधेरा था। ब्रैगुंजी सीढ़ी से नीचे उतरा तो साफ साफ दिख नहीं रहा था, इसलिए वह कुछ देर वहीं चुपचाप खड़ा रहा। फर्श भी कच्चा ही था। वहाँ जहाँ तहाँ घासें उगी हुई थीं। पूरी तरह स्थिर हो जाने पर उसने टार्च जलाई। अहाता छोटा था, काफ़ी छोटा। स्कूल की फील्ड के सामने तो वह कुछ भी नहीं था। ऐसी जगह पर आकर उनकी गेंदें गिरती हैं, यह सोचकर उसे बड़ा तरस आया। उसके सामने एक छोटा सा घर था, किंतु 2 मंजिला था। उसकी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। यही कुर्ज का घर था। अहाता सिर्फ 2 ही तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था। उसके बाईं ओर एक चमकीला ढांचा दिख रहा था। पास जाकर देखा तो पता चला कि वह शीशे का बना हुआ था। वह कुर्ज का ग्रीन हाउस पौधशाला है। उसने सोचा। अंदर देखने के लिए जब उसने टार्च जलाई तो रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ दिखा नहीं। यह सीढ़ी छिपाने की अच्छी जगह है, उसने अपने आप से कहा। ग्रीन हाउस का दरवाज़ा केवल उठगाया हुआ था। ब्रैगुंजी ने उसको पूरा खोला और सीढ़ी खींचकर उसके अंदर डाल दिया। अब वह टार्च जलाकर देखने लगा कि ग्रीन हाउस के अंदर क्या कुछ है। तो उसने जो कुछ देखा उससे अचंभित रह गया। वहाँ तो बड़े बड़े 3 शेल्फ बनाए गए थे। जब वह उनके करीब गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शेल्फों के ऊपर करीने से सजाकर सुंदर सुंदर आलीशान डिजाइन वाले अनगिनत गमले रखे हुए थे और उनके ही अंदर फुटबॉल की गेंदें कुछ इस तरह से रखी हुई थीं कि उनका भव्य और शानदार लुक बिल्कुल सामने हो। ब्रैगुंजी पहले शेल्फ के पहले गमले पर टार्च की रोशनी मारकर देखा। बहुत पुरानी गेंद थी वह। वक्त के थपेड़ों ने उसे बदरंग बना दिया था। उस पर लिखा था 8 मई 1933। वह हैरान रह गया। फिर दूसरे को देखा 13 नवंबर 1933। इसी तरह वह आगे बढ़ता गया और देखता जा रहा था। 4 फरवरी 1934, 28 अप्रैल 1934, 16 मई 1934, 2 जून 1934, 18 जून 1934, 3 अगस्त 1934, 3 सितंबर 1934 और फिर 8 गेंदें 1935 में, 6 गेंदें 1936 में, 10 गेंदें 1937 में, 7 गेंदें 1938 में, 5 गेंदें 1939 में। इसके बाद 1940 से लेकर 1945 के बीच एक भी गेंद नहीं। फिर 1946 में 12 गेंदें और 1947 में 16 गेंदें। ब्रैगुंजी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वह सोच रहा था कि क्या यह संभव है, क्योंकि गेंदें अभी और भी थीं। उनका सिलसिला जारी था। 21 जुलाई 1956, 7 मार्च 1960, 11 अगस्त 1961। यही नहीं, अभी आगे गेंदें 1963, 1964, 1965 और 1966 में भी उपलब्ध थीं। फिर एक तारीख ने तो उसे एकदम से हैरान करके रख दिया। 4 मार्च 1967। यही वह तारीख थी जब उसकी गेंद गुम हुई थी। उसकी लाल काली प्यारी सी गेंद। एक बार तो उसे लेने के लिए उसके हाथ बढ़ गए, लेकिन तुरंत उसने उन्हें वापस खींच लिया और ठीक उसी के बाद वाले गमले में रखी हुई थी जॉर्ज बेस्ट के सिग्नेचर वाली गेंद, जो टॉर्च की रोशनी में अभी भी बिल्कुल नई सी चमक रही थी। उसके बाद कुछ और गेंदें उस तारीख तक थीं जब उन्होंने गेंद को चिथड़े से लपेटना शुरू कर दिया था। तब से आज तक की एक भी गेंद नहीं, क्योंकि उस तारीख से उनकी कोई गेंद गायब हुई ही नहीं। ओह, इतनी ढेर सारी फुटबॉल की गेंदें! ब्रैगुंजी के मुंह से बरबस आह निकल गई। उसके आगे के दृश्य को देखकर वह कांप गया। उसने जो देखा उस पर उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। शेल्फ के ऊपर खाली खाली गमलों की एक पूरी लाइन। भविष्य में आने वाली गेंदों को रखने के लिए बाकायदा
खाली स्थान बनाकर रखे गए थे। यह सब देखकर बरगुंजी का सिर चकरा रहा था। उसका मन हो रहा था कि वह अपने ही हाथों अपनी छाती पीट ले। उसके जैसे बच्चों को सिर्फ परेशान करने के लिए, सताने के लिए इतनी मेहनत, इतनी तैयारी। वह सोचने लगा कि इन खाली पड़े गमलों की शोभा बढ़ाने वाली गेंदें अभी ना जाने किस स्टोर रूम या किस दुकान के शोकेस में पड़ी होंगी, जहाँ से निकलकर वे पके हुए फल की मानिंद चार दीवारी के ऊपर जाकर इन गमलों में किसी ना किसी दिन चू पड़ेंगी। बच्चे गेंद के ऊपर चिथड़ा लपेट कर कब तक खेलेंगे? एक दिन वे ऊब जाएंगे और पहले की तरह सामान्य तरीके से खेलने लगेंगे और कुर्ज की फीकी पड़ी भाग्य फिर से चमक उठेगी। इस दौरान उसे कोई गेंद मिल नहीं रही है तो क्या वह चैन से बैठा होगा? वह भी बेसब्री से गेंद आने का इंतज़ार ही कर रहा होगा। बरगुंजी वापस आने लगा। पहली गेंद के पास पहुंचकर रुक गया और सोचने लगा कि इस गेंद से जो लोग भी खेले होंगे अब वे उसके पापा की उम्र के हो चुके होंगे। फिर वह सोचने लगा कि जिन गेंदों से बच्चे खेलते हैं उनके गुम होने के अनगिनत तरीके हैं। कोई गहरे पानी में गिर जाती है, कोई किसी छत पर जाकर अटक जाती है, कोई किसी दीवार के पार जाकर अदृश्य हो जाती है, कोई अधिक गर्मी से पिघलकर ख़राब हो जाती है तो कोई फट फूट कर ख़राब हो जाती है। कोई तो कहाँ गायब हुई पता ही नहीं चल पाता है। मगर बच्चों से कोई पूछे कि उनकी गेंदें गायब होकर जाती कहाँ हैं तो वे सिर्फ कंधे उचका देंगे, क्योंकि उन्हें इसका अंदाज़ा ही नहीं रहता कि उनकी गेंदें गईं कहाँ। भोर की आहट से अंधेरा छटने लगा था। बरगुंजी ने सीढ़ी निकाली और उसे लाकर दीवार पर टिका दिया। जैसे ही वह अपना एक पाँव सीढ़ी के पहले डंडे पर रखने के लिए उठाया कि वह पीछे मुड़कर एक बार देखने लगा कि उसकी नज़र अहाते के बीचों बीच रखी किसी चीज़ पर पड़ गई, जो रात के अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ी थी। जब वह नज़दीक जाकर देखा तो वह लकड़ी की एक कुर्सी थी, जिसके बैठने की जगह को सुतरी के बाँध से बीना गया था। कुर्सी का रुख बोर्डिंग स्कूल की तरफ था। उसे देखकर बरगुंजी को अंदाज़ा लगाते देर नहीं लगी कि उसी पर बैठकर कुर्ज अपने पाले में गेंदों के आने का इंतज़ार करता है। कितना धैर्य रखता होगा वह। प्रतिदिन सुबह से शाम तक एक जगह बैठकर चुपचाप नज़र गड़ाए एक ही चीज़ का इंतज़ार करते रहना कितना बोरिंग काम है। फिर भी कितने साल गुजर गए, वह शख्स उस पर जमा हुआ है। कभी कभी तो दिन क्या हफ्ते और महीने तक वह गेंद नहीं पाता होगा तो वह कितना दुखी होता होगा। दृढ़ निश्चय के प्रति समर्पण की इंतहा है यह। बरगुंजी के बर्दाश्त करने के बूते के बाहर की बात हो रही थी। अब वहाँ से वह बिना एक पल गंवाए चल पड़ा। सीढ़ी से चढ़कर जब वह दीवार के ऊपर पहुँचा तो देखा कि नीचे शेरोनी सोया पड़ा था। वह आवाज़ लगाकर उसे बुला तो सकता नहीं था, इसलिए अपना एक जूता उसके ऊपर गिराकर जगाया और उसकी मदद से सीढ़ी को स्कूल की तरफ दीवार के सहारे लगाकर उतर लिया। इसके बाद धीरे से जाकर दोनों चुपचाप अपने बिस्तरों में सो गए और रात की घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया।